नमस्कार। एमआर एसोसिएट्स के फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज के 11वें एपिसोड पर आधारित हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ज़रूरी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि निवेशक किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी असली कीमत, ये सब कैसे पता लगाते हैं। बिल्कुल। इसमें कैश फ्लो, वैल्यूएशन, रिस्क, ये सब बातें आएंगी। हाँ, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी चीज़ से। कंपनी का नेक्स्ट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आने वाला कैश यानी सीएफओ, क्या ये दोनों आंकड़े आसपास होने चाहिए? हाँ बिल्कुल। आमतौर पर तो इनमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट तो बहुत दिख रहा है लेकिन सीएफओ मतलब बिजनेस से असल में कैश कम आ रहा है, तो ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों? हो सकता है कंपनी ने बिक्री तो दिखा दी पर पैसा भी आया नहीं है, या फिर अकाउंटिंग में कुछ ऐसा किया गया है जिससे प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बैंक या एनबीएफसीज। ओके। उनका मॉडल अलग होता है, या कभी-कभी एक तो साल के डेटा में फर्क हो सकता है। करीब 20% तक का फर्क शायद चल जाए। समझ गए। तो पहला कदम है ये देखना कि असल में कैश कितना आ रहा है। ठीक है। अब अगर सीएफओ ठीक ठाक है तो फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? फ्री कैश फ्लो, एफसीएफ। एकदम सही। फ्री कैश फ्लो यानी एफसीएफ, ये वो कैश हो जो कंपनी के पास सारे खर्चे निपटाने और भविष्य के लिए जो जरूरी निवेश है, जिसे कैपेक्स कहते हैं। हाँ, कैपेक्स, जैसे नई मशीनरी, बिल्डिंग, आर&डी, सॉफ्टवेयर खरीदना, ये सब। बिल्कुल। तो ये कैपेक्स करने के बाद जो कैश हाथ में बचता है वो है एफसीएफ, और ये बहुत जरूरी आंकड़ा है। क्यों? नेट प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी। एक तरह से हाँ, क्योंकि ये वो असली फ्री कैश है जिसे कंपनी चाहे तो मालिकों को डिविडेंड के तौर पर दे सकती है, या कर्ज चुका सकती है, या वापस बिजनेस में लगा सकती है। ये कंपनी की कैश कमाने की असली ताकत दिखाता है। ओके, तो एफसीएफ हो गया हाथ में बचा हुआ असली कैश। लेकिन निवेशक तो भविष्य को देखकर पैसा लगाते हैं, तो इस एफसीएफ का भविष्य के लिए क्या मतलब है? यहीं पर प्रेजेंट वैल्यू का फंडा आता है। देखिए, सीधी सी बात है, भविष्य में मिलने वाले 100 रुपए की कीमत आज 100 रुपए नहीं है। हाँ, क्योंकि महंगाई उसे कम कर देगी, और वो पैसा आज मिलता तो कहीं और लगा सकते थे। अवसर लागत। बिल्कुल सही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भविष्य के कैश फ्लो की आज की कीमत जानने के लिए उसे एक रेट से डिस्काउंट करना पड़ता है। फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू एफवी बटा 1+i की पावर n। n मतलब साल। और इसी पीवी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी डीसीएफ मेथड, जिससे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश की जाती है। परफेक्ट। डीसीएफ में हम यही करते हैं। कंपनी अगले कई सालों में कितना एफसीएफ कमाएगी उसका अनुमान लगाते हैं, उन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं। अच्छा, Finnovations.com पर इसका कैलकुलेटर भी है शायद, उसमें क्या क्या डालना पड़ता है? कैलकुलेटर मौजूद है। आपको एफसीएफ डालना होगा, ग्रोथ रेट का अनुमान जैसे अगले 5 साल और उसके बाद के 5 साल का। फिर एक डिस्काउंट रेट चाहिए, कंपनी के पास कितना कैश है, कितना कर्ज है, ये सब जानकारी लगती है। लेकिन ये डिस्काउंट रेट ये कैसे तय होता है? ये तो पूरी कैलकुलेशन बदल सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक तो बड़ी स्थिर कंपनियों के लिए अक्सर रिस्क फ्री रेट को ही डिस्काउंट रेट मान लेते हैं। रिस्क फ्री रेट मतलब? सरकारी बॉन्ड यील्ड। हाँ, जैसे भारत में 5 साल के सरकारी बॉन्ड पर जो रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए करीब 6.72%, उनका मानना है कि अच्छी कंपनी का मूल्यांकन उसकी अपनी कमाई की क्षमता से हो। ओके, तो जैसे टीसीएस का उदाहरण लें, वो एक लार्ज कैप है। मान लें एफसीएफ है 41,664 करोड़ रुपए, डिस्काउंट रेट 6.72%, पहली 5 साल ग्रोथ 9%, फिर 7%, कैश करीब 13,286 करोड़ रुपए और कर्ज नहीं है। हाँ, तो इन अनुमानों और एक टर्मिनल ग्रोथ रेट जो 10 साल बाद की ग्रोथ होती है, मान लीजिए 2% लें, तो फिनोविजन जी कैलकुलेटर वैल्यू दिखा रहा है 3793 रुपीस के आसपास। जी, और इसमें 2 और चीजें ध्यान रखनी है। एक तो यही टर्मिनल ग्रोथ रेट, बड़ी कंपनियों के लिए अक्सर 1-2% मानते हैं, छोटी के लिए शायद 3-4%। और दूसरा है बेंजामिन ग्रैहम का मशहूर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब जो वैल्यू निकली है उससे भी सस्ता खरीदो। बिल्कुल, ताकि अगर आपके अनुमान थोड़े गलत भी हुए तो भी नुकसान से बच सकें। जैसे टीसीएस के लिए अगर 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी लें तो खरीदने लायक कीमत 3793 से घटकर 3034 रुपीस के करीब आ जाती है। वाह, ये तो दिखाता है कि अनुमान और सेफ्टी मार्जिन कितने जरूरी हैं। अच्छा, अब एक मिड कैप का केस देखें।
जैसे CDSL, उसका FCF है 313 करोड़। हाँ अगर हम डिस्काउंट रेट 10% लेते हैं, क्योंकि मिड कैप है, थोड़ा रिस्क ज्यादा, हाँ मान सकते हैं। और 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं, तो वैल्यू आती है सिर्फ 546 रुपीस। लेकिन अगर डिस्काउंट रेट हम वही 6.72% लें, तो वैल्यू 1417 रुपीस हो जाती है। कितना फर्क है। बिल्कुल, यही DCF की एक तरह से सीमा भी है। ये अनुमानों पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा, एक और स्थिति है ई-मुद्रा का उदाहरण। उसका FCF नेगेटिव है, -1 करोड़। नेगेटिव? हाँ। तो क्या ये कंपनी खराब है? जरूरी नहीं। नेगेटिव FCF का मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब रही है। हो सकता है वो बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही हो, नया निवेश कर रही हो, जिससे फिलहाल कैश आउटफ्लो ज्यादा है। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ नंबर देख के फैसला नहीं कर सकते, कंपनी का बिजनेस प्लान समझना होगा। तो फिर ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करे जहां FCF नेगेटिव है या DCF लगाना मुश्किल है? तब दूसरे तरीके काम आते हैं, जैसे PEG रेशियो। PG रेशियो वो क्या होता है? ये होता है PE रेशियो डिवाइडेड बाय कंपनी की अनुमानित अर्निंग्स ग्रोथ रेट प्रतिशत में। मतलब PEG इज इक्वल टू PE रेशियो ग्रोथ परसेंट। आमतौर पर माना जाता है कि 1.5 या 2 से कम PEG रेशियो अच्छा है। ये कंपैरेटिव कंपनी एनालिसिस का हिस्सा है, जहां आप उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से तुलना करते हैं। ओके, तो संक्षेप में निवेशक को क्या-क्या देखना चाहिए? पहले CFO और नेट प्रॉफिट का मिलान। हाँ, फिर FCF यानी CFO माइनस कैपेक्स को समझना। बिल्कुल। फिर DCF से एक अंदाजा लगाना, जिसमें डिस्काउंट रेट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना। सही। और अगर FCF नेगेटिव है, तो PEG रेशियो जैसे दूसरे तरीकों को देखना। एकदम सही कहा। ये सारे टूल्स मिलकर ही कंपनी की पूरी फाइनेंशियल कहानी बताते हैं। तो ये थी MR एसोसिएट्स के फाइनेंशियल मॉडलिंग के 11वें एपिसोड पर आधारित हमारी बातचीत। ये तो साफ है कि कंपनी का सही मूल्यांकन करना काफ़ी पेचीदा काम है, लेकिन निवेशकों के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जब ये क्वांटिटेटिव तरीके जैसे DCF या रेशो हमें आंकड़े देते हैं, जैसे हमने CDSL के केस में देखा, वैल्यू कैसे बदल गई अनुमान बदलने से, तो एक निवेशक को इन नंबरों के साथ साथ क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे मैनेजमेंट कैसा है, इंडस्ट्री का क्या भविष्य है, कंपटीशन कितना है, इन चीज़ों को कितना वजन देना चाहिए। शायद सही निवेश का राज इसी संतुलन में छुपा है।